अस्सलाम वालेकुम मैं वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो को सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है तो उसके हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पहले पार्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे, उनको जाकर देख सकते हैं। हो सकता है जो जिस सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे हैं वो इस वीडियो में ना हो, उन वीडियोज़ में कवर्ड हो। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर मोर देन 180 वीडियोज़ हैं, जाके ज़रूर देखिएगा, जिसमें बेतहाशा दूसरे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो में सवाल नहीं मिलता, अपना आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो कमेंट सेक्शन में आकर लिखें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में उसको हम एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको फॉलो मस्ट है, और जिसके ऊपर मैं लाइव इन यूएसए ही दिखा रहा होता हूँ, बट एक काफ़ी अनफिल्टर्ड वर्जन के अंदर। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले कमेंट के आते हैं कि F4 का केस, वो कहने हैं कि रिसीट नंबर के ऊपर पहले वैक था WAC, अब IOE लिखा हुआ है। जब से उनका केस माइग्रेटेड हुआ ईलेस में, जो इलेक्ट्रॉनिक इमिग्रेशन सिस्टम है, तो कोई कंसर्न की बात तो नहीं है और क्या चक्कर है। तो जो वैक होता था ये MSC होते थे, बहुत से और उसके होती हैं रसीद नंबर के शुरू के 3 अल्फ़ाबेट्स। तो कंसर्न की बात कोई नहीं है। पुराने जो होती थी सीरीज़ होती थी वो पेपर फॉर्म्स के लिए होती थी, अब डिजिटल हो गया जो IOE से स्टार्ट होती है। और दिस इज़ वेरी कॉमन कि जो उनका ख़ास तौर पर F4 ले केस होते हैं 2004, 5, 6 के बहुत पुराने केस होते हैं। और अब डिजिटल इनका जो नया सिस्टम आ गया जिसके अंदर ईलस है और आपका CEAC पोर्टल आ जाता है। तो कोई कंसर्न की बात नहीं है, बस जो भी नया आपका रसीद नंबर उसको यूज़ करें और उसको आगे चलाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। F4 कैटेगरी का केस है जिसमें कह रहे हैं उनके एक फैमिली मेंबर जो है जिसकी 10 साल से एज कम है, उनके पासपोर्ट के अंदर US वीज़ा ही नहीं लगा हुआ। तो दिस इज़ वेरी कॉमन, पिछले 1-2 साल में ये चीज़ सरफस हो रही है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। रीच आउट टू US एम्बेसी इस्लामाबाद, उनको बताएं कि भाई हमें सबका वीज़ा इशू हो चुका है और एक के पासपोर्ट के अंदर वीज़ा नहीं लगा हुआ, तो क्या करें। तो वो आपको गाइड करेंगे, पासपोर्ट वापस मंगवाएंगे। इधर एक वीडियो आ रही है AEG के ऊपर, जो उनका कुरियर सिस्टम है, वहाँ से उन्हें पासपोर्ट आपसे मंगवाना है। नया पिछले वीज़ा को कैंसिल करेंगे, नया वीज़ा स्टिकर लगेगा और पासपोर्ट आपको डिलीवर कर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं मेरे फियांसे ने जुलाई 2023 के अंदर K1 वीज़ा अप्लाई किया था। 1 साल गुजर चुका है, अभी तक केस USA में स्टक है। मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ आंसर। K1 इज़ I-129F। एक US सिटीज़न अपने फियांसे को USA बुला सकता है, और बुलाने के 90 डेज़ के अंदर उसने USA के अंदर शादी करनी होती है। तो ये है K1। तो अगर आपका 2023 जुलाई का है तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। तो अभी आप गूगल पर जाएं, वहाँ लिखें, उसको कहते हैं USCIS प्रोसेसिंग टाइम्स। तो हर केस कैटेगरी होती है, वहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम्स मेंशन होती हैं। अगर वो बियॉन्ड दैट टाइम चले जा चुका है, क्योंकि वहाँ पर आपसे पहले वो फॉर्म का नंबर पूछेगा विच इज़ I-129F, फिर पूछेगा कि फियांसे है K1 आप करोगे। उसके बाद तीसरा सवाल हमेशा पूछते हैं कि कौन से सर्विस सेंटर। तो आप रसीद नोटिस पर देखिएगा अपने जो I-129F है, उसके बॉटम लेफ्ट पर लिखा होगा कौन से सर्विस सेंटर पर है। अगर तो वो फॉर एग्जाम्पल लिखा था 14 महीने और आपके केस को 1.5 साल हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने USCIS को करना है रीच आउट। उनको इंक्वायरी भेजनी है कि आपकी नॉर्मल केस प्रोसेसिंग टाइम से बियॉन्ड केस जा चुका है, तो इस पर डिसीजन करें। एंड दे हैव टू गिव यू एन आंसर एज वेल, क्योंकि नॉर्मल केस प्रोसेसिंग टाइम में वो बाउंड नहीं होते, बट उससे बियॉन्ड चले जाए तो उन्हें जवाब देना होता है। इसके अलावा आपका जो पिटिशनर है अपने लोकल कांग्रेस ऑफिस से इंक्वायरी डाल सकता है रिगार्डिंग अ केस, और उसको पुश फॉरवर्ड कर सकता है। अभी काफ़ी तवील आपका सफ़र है, क्योंकि अभी USCIS से अप्रूवल आएगी, ये NVC जाएगा, NVC का स्टेप होगा, फिर US एम्बेसी इस्लामाबाद में। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। हिम्मत नहीं हारनी, लेकिन इसको फॉलो अप करें तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I-824 आई थिंक ये होता है अप्रूव्ड पटिशन के ऊपर कोई एक्शन आइटम लेके उसको चेंज कराना हो, तो वो कह रहे हैं वो अप्रूव हो चुकी है, केस NVC जा चुका है, CEAC पोर्टल में सारे बटन ग्रे आउट हैं,
तो डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करवाएं। मे बी देयर अ चांस आप जो कॉलम्स हैं ना, उस कॉलम को गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहला कॉलम होता है पे फ़ी का। तो अगर आपका नाम लिखा आ रहा है तो आपने पहले उसकी DS-260 की पैसे देने होते हैं। उसके बाद अगला स्टेप खुलता है जो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन का। उसको सबमिट करते हैं, उसकी रिव्यू होता है NVC का, फिर आपको मिलता है डॉक्यूमेंट क्वालिफाई। तो मेक श्योर यू आर ऑल्सो पेइंग दैट DS-260 की फ़ी, अदरवाइज आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं। अगर कोई ग्लिच आ चुका है तो अगेन NVC को रीच आउट करें, इंक्वायरी डालें, उनको सिचुएशन एक्सप्लेन करें, तो आपका केस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। ग्रेट वर्क सर, बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आ रहा है। 4 सवाल पूछे हैं, हम एक एक करके सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। पहला है, कहते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक है DS-260 में, तो इंटरव्यू में कोई मसला तो नहीं होगा। अगर तो 1 साल से पुराना केस हो गया, अगर आपका DS-260 ओपन हो जाता है तो आपका चांस होता है टू करेक्ट दैट। अदरवाइज़ आप जाएं US एम्बेसी, तो आप अपने काउंसलर ऑफिसर को बता सकते हैं कि ये मिस्टेक्स हैं, टू करेक्ट। वो ऑफिसर करेक्ट कर देता है, बहुत कॉमन है। हमारा वक्त में जब इंटरव्यू हो रहा था, इधर वीडियो आ रही होगी, वो जाकर देख सकते हैं। तो मैं, हमारा टोकन नंबर इतना पीछे था कि मैंने ऑलमोस्ट 300 इंटरव्यू देखे थे। और इतना वो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, हर कोई चुप होकर, सबकी सांस जो होती है सूखी होती है। तो आप वो सारी कॉन्वर्सेशन जो विंडोज़ पर होती है वो आपको सुन रही होती है। तो जो लोग थे जिनकी मिस्टेक्स थी इंग्लिश में, उर्दू में, तो वहाँ पर करेक्शन हो रही, बताते कि मेरा का ए मिस है, मेरा आई मिस है, मैंने फलाना कर दिया। तो नंबर 1 करेक्शन ऑफिसर कर देगा। और अगर इंटरव्यू से पहले आपका DS-260 ओपन हो जाता है, जो हमारा भी 1 साल पहले, 1 साल के बाद ओपन हो गया था, खुद भी करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा उनका सवाल है कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो है वो अम्मी है, हाउसवाइफ हैं, और अब्बू जो है गवर्नमेंट टीचर है। क्या गवर्नमेंट जॉब की वजह से कोई मसला बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बस शायद प्रोसेस कुछ कंडीशन में ज़्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट टीचर है, इट्स अ सेफ जोन। क्यों मैंने कहा कुछ प्रोलॉन्ग हो जाता है? कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं कि जिसमें उनकी नेचर ऑफ द जॉब इज़ वेरी सेंसिटिव, जो आर्म्ड सर्विसेज में होती हैं, जो पुलिस के इदारों में होती हैं, और सेंसिटिव एजेंसीज में काम करते हैं पाकिस्तान की। उनके पास ख़ास ट्रेनिंग्स होती हैं, ख़ास टूल्स यूज़ करने की ट्रेनिंग होती है। तो समटाइम वो उसको DS-5535 लगाते हैं, या और एविडेंस मांगते हैं देखने के लिए कि उनके पास क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं। और इसके अलावा आपके वाला साहब क्या पढ़ाते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स या कुछ सेंसिटिव है ना, जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अगर बहुत एडवांस लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं तो उसमें भी आपसे रेज्यूमे या चीज़ें मांगते हैं। लेकिन F4 इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट वीज़ा कैटेगरी USA की। तो अगर आपका केस जेन्युइन है, परेशान नहीं होना, कंसर्न की बात कोई नहीं। बस अगर वाले साहब हैं तो उनकी रेज़्यूमे अभी से बना के रख लें, और बेफिक्र होकर जाए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। अब नंबर 3 पर आते हैं। अब आते हैं वो इसका कहते सवाल नंबर 3 पर, जो कह रहे हैं कि 2020 के अंदर करंट हुआ केस, डॉक्यूमेंट क्वालिफाई भी हो चुके हैं, और कोविड की वजह से बच्चे एज आउट का इशू तो नहीं बनेगा। एक बहुत ज़्यादा मैं देखा है कमेंट्स आते हैं, कहते हैं कि कोविड का आपको एक रेमेडी थी। अगर आपको इस तरह की कहीं न्यूज़ पड़ी है, अगर वो USCIS पर, तो उसकी रेमेडी होगी। मैंने जितना देखा मुझे कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं खुद कोविड के दौरान वाला बंदा हूँ जिसको कोविड के अंदर मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था। और वो कह रहे हैं कि एक बच्चा है जिसकी शादी हुई है, और उस मैरिटल स्टेटस के बाद उन्हें DS-260 चेंज नहीं किया। तो जब आप US एम्बेसी इस्लामाबाद जाएंगे तो वो ये बातें पूछ रही होती हैं कि जितने बच्चे हैं, कौन कौन शादीशुदा है, कौन नहीं है, और अगर नादरा में शादी रजिस्टर्ड हुई है तो उनको पता है। माई टेप इज़ नेवर लाई, कभी झूठ ना बोलिएगा। बहुत बुरा फंसेंगे, और 5 साल, 10 साल, या लाइफ टाइम बैन पड़ता है लोगों को। मैं लोगों को जानता हूँ जिनको पड़ चुका है। तो नेवर लाई टू द US ऑफिसर्स, और ख़ास तौर पर फेडरल ऑफिसर जो यहाँ एम्बेसीज में बैठे होती हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। आखिरी पर आते हैं, वो कहते हैं कि DQ के बाद डेरिवेटिव्स जो थे उनकी एज फ्रीज़ के ऊपर है। तो एज जो फ्रीज़ होती है वो डॉक्यूमेंट क्वालिफाई पर नहीं होती, वो तब होती कि जब आपकी प्योरिटी डेट वीज़ा बुलेटिन में करंट हो जाए। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट क्वालिफाई कई कई साल पहले हो गए हों, लेकिन आपकी प्योरिटी डेट
करंट ही रिसेंटली हुई हो, तो आपने वहाँ से कैलकुलेट करना होता है। तो आपका जब I-130 फाइल हुआ, कब उसको अप्रूव हुआ, वो उसमें से जो टाइम होता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो ईयर्स होती हैं। और आपने उस बेनिफिशरी की एज उस वक्त तक कैलकुलेट करनी होती है जब तक वो वीज़ा बुलेटिन करंट ना हो जाए चार्ट ए में। हो गई फॉर में 27 साल का और 4 साल पेंडिंग ना, आपने 4 साल निकाल दिए, 23 साल का अगेन डिस्qualify। तो अगर तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कर लें। इसके अलावा यहाँ पे एक वीडियो भी CSPA के अंदर के ऊपर मैंने बनाई हुई है। मैं खुद CSPA के थ्रू आया हूँ और रीच आउट टू द NVC, वो भी बता देते हैं, वो असेसमेंट करके बता देते होते हैं कि कौन क्वालिफाई हो रहा है कौन नहीं हो रहा। हमारे वक्त में हमें US एम्बेसी इस्लामाबाद से कॉल भी आ गई, क्योंकि मेरे 2 भाई एज आउट हो चुके थे और मैं क्वालिफाई करता तो उन्हें बता दिया कि ये बंदा क्वालिफाई करता है, 2 एज आउट। शायद अब ज़्यादा केस हों, दे माइट नॉट बी कॉलिंग, लेकिन आप NVC से ज़रूर एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपके चारों सवाल हैं वो एड्रेस हो रहे हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जिसको जाकर फॉलो करना मस्ट है, जिसके ऊपर मैं लाइफ इन USA के ग्लिम्स दिखा रहा होता हूँ। इसके अलावा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।